नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं। साथ ही दो खबरों पर हम अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम हमास और कनाडा को लेकर ट्रंप के सख्त रवैये और मालदीव के रक्षा मंत्री के भारत दौरे पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। डोनाल्ड ट्रंप के पनामा, कनाडा और ग्रीनलैंड के नियंत्रण वाले बयान से दुनिया भर में हड़कंप। जर्मनी और फ्रांस की कड़ी चेतावनी। कहा, यूरोपीय संघ अपनी सीमाओं पर हमले कतई नहीं करेगा बर्दाश्त। मालदीव के रक्षा मंत्री की अपने समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय वार्ता। भारत ने मालदीव को सौंपे रक्षा उपकरण। मालदीव ने हर मुश्किल घड़ी में भारत को बताया पहला मददगार। भारत के विदेश सचिव ने दुबई में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री से की मुलाकात। भारत ने मानवीय और विकास सहायता, शरणार्थियों के पुनर्वास में मदद को जारी रखने की दोहराई प्रतिबद्धता। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग। 3000 एकड़ जलकर खाक। भारी तबाही, घर छोड़कर भागे 30,000 लोग। आग पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी। पहली और एक बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान को दी जा रही मानवीय सहायता, द्विपक्षीय मुद्दों और क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। साथ ही भारत ने अफगान लोगों को मानवीय और विकास सहायता प्रदान करना जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। भारत ने चाबहार बंदरगाह के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। इसके अलावा भारत अफगानिस्तान में स्वास्थ्य क्षेत्र और शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए समर्थन जारी रखेगा। और आइए अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानों से दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। एक ओर जहां ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बता दिया, तो वहीं ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कही है। उन्होंने पनामा नहर और मैक्सिको को लेकर भी सनसनीखेज बयान दिया, तो वहीं हमास को कड़ी धमकी दी। इससे पता चलता है कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद दुनिया में बड़ी हलचल होने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। शपथ से पहले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विस्तारवादी बयानों से पड़ोसी देशों के साथ साथ दुनिया में भी हड़कंप मच गया है। राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के बाद ट्रंप की प्राथमिकताओं में जो 5 एजेंडे हैं, उससे दुनिया का नक्शा भी बदल सकता है। चुनाव में जीत के बाद से ही ट्रंप कनाडा पर नजरें टेढ़ी किए हुए हैं। बार बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की इच्छा व्यक्त करते रहे हैं, लेकिन अब तो उन्होंने कनाडा को अखंड अमेरिका का हिस्सा बताने वाला एक नक्शा भी जारी कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया ट्रूथ पर किए गए एक पोस्ट पर कनाडा के मैप पर यूनाइटेड स्टेट लिख दिया। वहीं कनाडा के दूसरे नक्शे पर अमेरिकी झंडे की तस्वीर लगा दी। हालांकि उन्होंने इसके लिए सैन्य बल के उपयोग की बात को खारिज कर दिया। लेकिन ट्रंप के इस पोस्ट के बाद विवाद गहरा गया है। इस पर पलटवार करते हुए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा का अमेरिका का हिस्सा बनना संभव नहीं है। वहीं विदेश मंत्री मेलानी जोलिनी ने कहा कि हम ऐसी धमकियों के सामने कभी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जबकि विपक्षी नेता पियर पॉलिवियर ने कहा कि हम एक महान और स्वतंत्र देश हैं। हम अमेरिका के साथ हमेशा मजबूती से ही खड़े रहे हैं। ट्रंप ने यूरोपीय देश ग्रीनलैंड को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए इसका नियंत्रण हासिल करने की बात कही है। ट्रंप ने इस पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई की धमकी भी दे दी है। डेनमार्क ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि ग्रीनलैंड उसके लोगों का है और वो बिकाऊ नहीं है। इसका भविष्य यहाँ के लोग ही तय करेंगे।
ट्रंप के इन दावों के बीच मंगलवार को ट्रंप जूनियर ग्रीनलैंड के दौरे पर पहुंचे। ट्रंप पनामा नहर को भी अपने नियंत्रण में लेने की इच्छा जता चुके हैं। इसके लिए सैन्य बल के इस्तेमाल की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। ट्रंप ने यहां से गुजरने वाले अमेरिकी जहाजों से अधिक फीस वसूलने का आरोप लगाया है। हालांकि पनामा ट्रंप के दावे को पहले ही रद्द कर चुका है। उधर मैक्सिको से ट्रंप की नाराजगी इस हद तक बढ़ गई है कि वे खाड़ी का नाम बदलने पर आमादा हैं। ट्रंप इसका नया नाम अमेरिका की खाड़ी रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की खाड़ी सुनने में भी अच्छा लगता है। ट्रंप ने आतंकी संगठन हमास को भी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनके शपथ ग्रहण से पहले बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो वो पश्चिमी एशिया में नर्क के दरवाजे खोल देंगे। ट्रंप की इस धमकी के बाद पूरे पश्चिमी एशिया में हड़कंप मचा हुआ है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। इस खबर पर हम उनसे बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जो हमास और पश्चिम एशिया को लेकर के हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ट्रंप ने जो कनाडा को लेकर के, ग्रीनलैंड को लेकर के, पनामा को लेकर के, मैक्सिको को लेकर के जो ये बयान दिए हैं, इससे काफ़ी हलचल मच गई है। यूरोपीय यूनियन की ओर से भी बयान आ रहे हैं। क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया है इस पर? चंद्रशेखर जी, अगर हम कनाडा की बात करें तो एक तरह से आइडियोलॉजिकल डिवाइड है। जो ट्रंप की सोच है, तो ट्रंप मतलब ट्रंपिज्म, जो आइडियोलॉजी जो जिसको वो आगे बढ़ाते हैं, उसका एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन है, टकरार है, जो पुरानी डीप स्टेट रही है अमेरिका की, जो बाइडेन के साथ रही है, जिसके साथ जॉर्ज सोरोस है, और वो उसके साथ और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। वो कल्चर को सपोर्ट करना, एलजीबीटी राइट्स को सपोर्ट करना, इसके खिलाफ हैं ट्रंप। अब कनाडा की जो पूर्व प्रधानमंत्री कहेंगे, अभी भी शायद प्रधानमंत्री हैं लेकिन वो इस्तीफा हट जाएंगे अपने पद से, तो जस्टिन ट्रूडो वो पुरानी जो अमेरिका की डीप स्टेट है उसका एक हिस्सा है। आपको आपके दर्शकों को मैं बता दूं कि ये जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो एक संस्था है जो जिसके साथ ओबामा और सोरोस ये सब जुड़े हुए हैं, उसमें ये जस्टिन ट्रूडो को एक यंग लीडर के रूप में बहुत पहले से कल्टीवेट किया गया है। तो और अभी जो हमारे चुनाव हो रहे थे अमेरिका में, जस्टिन ट्रूडो ने बहुत ही कड़े शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप की निंदा की थी और ये भी कहा था कि उनको इलेक्शन में जीतना नहीं चाहिए। तो एक तरह से पर्सनल एलिमेंट भी आ गया। एक तो आइडियोलॉजिकल एलिमेंट है, सोच का एलिमेंट है, दूसरा एक पर्सनल प्रॉब्लम भी है ट्रंप और जस्टिन ट्रूडो के बीच में। तो मुझे लगता है जिस तरह से आक्रामक रवैया जो अपनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें ये दोनों चीज़ें दर्शाती हैं। और तीसरी बात यह है कि ट्रंप के जो कंजर्वेटिव्स के साथ ज़्यादा उनके घनिष्ठ संबंध बनते हैं। तो जो कनाडा में कंजर्वेटिव्स हैं वो चाहते हैं कि जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं, जैसे ऑयल बहुत ज़्यादा पैमाने में कनाडा में है, लेकिन क्योंकि एनवायरमेंटलिस्ट का बोलबाला इतना था कि वो आगे तक नहीं गया। ट्रंप तो यही चाहेंगे कि जो ऑयल और गैस कनाडा का है वो जुड़े अमेरिका के साथ और फिर वो जो है दुनिया में उसको एक्सपोर्ट कर सके। तो एक जो इकोनॉमिक एलिमेंट भी आ रहा है उसके अंदर, ये जो बयान दे रहे हैं। रही बात कि 21वां वो रहेगा प्रांत, मुझे लगता है ये प्रेशर डालने का एक टैक्टिक है। मुझे नहीं लगता कोई सीरियसनेस है इसके पीछे कि अगर वो मना कर रहे हैं तो सैनिक कार्रवाई तो करेंगे नहीं। अगर सैनिक कार्रवाई की तो फिर वो उनकी जो कोलैबोरेशन है, 5 आईज की कोलैबोरेशन है, नेटो के साथ जुड़े हुए हैं, उसका क्या होगा। तो मुझे नहीं लगता उस हद तक ये जाएंगे, लेकिन दबाव डालने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और जो चुनाव होंगे कनाडा में, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा ये ट्रंप का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नेटो की बात आपने की है। ग्रीनलैंड को लेकर भी उनका कहना है कि वो ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। इसको लेकर के यूरोप और अमेरिका के बीच में काफी कुछ बयानबाजी भी चल रही है। इसको लेकर के क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, उसमें 2 एलिमेंट है। एक तो यूरोप का एलिमेंट है, जिसमें अब आप देखेंगे कि एलन मस्क हैं, कि इनके बहुत ही करीबी जो सपोर्टर्स, मतलब इनसाइड ट्रैक में हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अब तो एलन मस्क का बयान जो है वो जो यूके के प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया की है। ये जो ग्रूमिंग गैंग्स का जो एक इशू बना है, तो बहुत सीधा अटैक यूके पे किया गया है। उसी तरह से जर्मनी में चुनाव होंगे
उसमें जो राइट विंग पार्टी है AFD, उसको भी एलन मस्क सपोर्ट कर रहे हैं, और बल्कि उनकी जो लीडर है उसके साथ एक तरह से ट्विटर के ऊपर एक चर्चा भी होगी इन दोनों के बीच में। उन्होंने ओपनली सपोर्ट किया है। तो यूरोप के खिलाफ तो हम देख रहे हैं। दूसरी बात आती है ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि नए जो रास्ते बन रहे हैं ट्रेड के, दो रूट हैं चंद्रशेखर जी। एक कहते हैं ये आर्कटिक सर्कल के पास के ये रास्ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के जाए वहाँ वो आइस पिघली है तो रूट नए निकले हैं उसकी वजह से जी। एक कहते हैं नॉर्दर्न सी रूट, जो रशिया की तरफ जाएगा और रशिया से फिर अब वेस्ट की तरफ यूरोप और ग्रीनलैंड डेनमार्क की तरफ जाएगा, और दूसरा रूट जो है वो ईस्ट की तरफ जाएगा, अलास्का की तरफ, उसको नॉर्थ वेस्ट पैसेज कहते हैं। अब ग्रीनलैंड इसके बीच में है, और रूस और चीन जो है बड़े मित्र हैं आजकल। तो अमेरिका को एक तरह से यह है कि अगर ये दोनों मिल गए और इस रूट के ऊपर डोमिनेट कर लिया तो हमारा क्या होगा। इसलिए ग्रीनलैंड स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। अगर ग्रीनलैंड में अमेरिका कंट्रोल में अपने करता है, डायरेक्टली करता है, इनडायरेक्टली करता है, तो एक तरह से एक वो जो सिक्योरिटी थ्रेट बन रहा है चाइना और रशिया के बीच में, उसको काउंटर करने के लिए क्षमता बढ़ेगी। इनको सबसे बड़ा डर ये है वेस्टर्न अलायंस को कि अगर इस पैसेज में जो नॉर्दर्न सी रूट है, यहाँ पर अगर एक चीनी पनडुब्बी पहुंचती है, न्यूक्लियर सबमरीन पहुंचती है, तो वो अटैक 4-5 हज़ार किलोमीटर वो अमेरिका की तरफ भी अटैक कर सकता है, यूरोप की तरफ कर सकता है जी। उसको काउंटर करने के लिए आपको एक जगह चाहिए, तो ये आइडेंटिफाई की गई है ग्रीनलैंड। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ग्रीनलैंड पे जरूरी कब्जा करने की बात है। बात वहां पर जो हो रही है डेनमार्क के अंदर कि ये ग्रीनलैंड के लोगों को डिसाइड करना है वो किसके साथ रहना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें या सैनिक कार्रवाई हो या खरीदा जाए, एक तरह से एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन भी हो सकती है। बट मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है अमेरिका के लिए, क्योंकि नए प्लेयर्स का जिनसे उनको डर है या जो चैलेंज प्रेजेंट कर रहे हैं वो चीन है। एक तरह से रूस ट्रम्प के लिए इतना नहीं, लेकिन चीन ज्यादा उससे, तो उसको काउंटर करने अतुल जी जल्दी से जो पनामा नहर का मामला है और मैक्सिको का मामला है इसको भी समझा दीजिए, फिर हम हमास पर सवाल करेंगे आपसे। समय थोड़ा पनामा का जो मसला है वो भी चीन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पनामा कैनाल में जो कंपनी इसको कंट्रोल कर रही है वो हांगकांग बेस्ड कंपनी है, CK हचिसन होल्डिंग्स। पनामा कैनाल हम देख रहे हैं कि वो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। इसके थ्रू जो है जो ऑटोमोबाइल जो सामान आ रहा है अमेरिका को, एशिया से सामान आ रहा है वो पनामा कैनाल के थ्रू जा रहा है, और जो LNG सप्लाई अमेरिका कर रहा है बाकी दुनिया को वो भी पनामा कैनाल से जा रहा है। तो इसलिए वो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन का उसके ऊपर डोमिनेशन हो, तो उस वजह से इसको भी लपेट में लिया गया है। ये अमेरिका अपना समझता है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमारे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इससे, इन तीनों जगहों से जिसकी हमने बात की है, उससे प्रोटेक्ट होते हैं। ठीक है। हमास को लेकर के जो ट्रम्प की ओर से कहा गया है कि पश्चिम एशिया में इस तरह का माहौल बना देंगे, ये जो धमकी है हमास को, ये कितना काम करेगी? क्योंकि पश्चिम एशिया की स्थिति की हम बात करें तो वहाँ पर युद्ध विराम नहीं हो पा रहा है गाजा के अंदर में, और काफ़ी एक तरह की मानवीय त्रासदी भी वहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, जहाँ तक ट्रम्प का सवाल है, ट्रम्प की और इजराइल की जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही घनिष्ठ है। मतलब उसमें एक तरह से ब्लैक एंड वाइट रिलेशनशिप है। उसमें ये नहीं है कि आप थोड़ा सपोर्ट, बिल्कुल टोटल समर्थन जो है वो इजराइल को किया जा रहा है। और इस तरह से वो टोटल सपोर्ट के कारण अब अमेरिका कह रहा है और ट्रम्प कह रहे हैं कि अगर उन्होंने नहीं किया, ये धमकी जो है वो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक धमकी है, इसके पीछे क्योंकि इतनी डिपेंडेंस है जूइश लॉबी के ऊपर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, तो ट्रम्प को कुछ कहने के बाद कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि एक नया एलिमेंट इस जगह पे जो इस क्षेत्र में फिर आ रहा है मिडिल ईस्ट में, और अमेरिका एक बार, और अमेरिका इजराइल, ऐसे में क्या वहां पर युद्ध विराम हो पाएगा? संक्षेप में मुश्किल है युद्ध विराम। एक चीज है, अगर तो आप ये बंदी छोड़ देते हैं, जो होस्टेजेस छोड़ देते हैं, तब एक तरह से पॉजिटिव एलिमेंट आ सकता है। ठीक है बंदियों के पीछे कतर। ठीक है अतुल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और खबर है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा यहाँ पर हमको ब्रेक लेना है।
ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून भारत दौरे पर हैं। उन्होंने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बातचीत की, जिसमें दोनों ही मंत्रियों ने प्रशिक्षण, नियमित सैन्य अभ्यास और रक्षा परियोजनाओं सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। मालदीव के रक्षा मंत्री का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही देश हिंद महासागर क्षेत्र में रक्षा और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के दौरे पर आए मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून का पड़ोसी प्रथम की भावना से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बातचीत की, जिसमें दोनों ही मंत्रियों ने प्रशिक्षण, नियमित सैन्य अभ्यास और रक्षा परियोजनाओं सहित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। दोनों देश हिंद महासागर में रक्षा और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मालदीव क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थान रखता है। As you are aware, our two countries share spiritual, historical, linguistic and ethnic ties with each other. As a trusted partner and a close friend, I assure you that India will continue to support Maldives on its development needs and the welfare of its people. Our gathering today highlights the historically strong and enduring relationship between the Maldives and India, a bond rooted in mutual respect, trust, shared values. Over the years, this partnership has not only withstood the test of time, but also has evolved and flourished, paving the way for greater collaboration in addressing challenges and seizing opportunities for growth. Our close geographic proximity, historical ties, cultural connections, and reliance on the Indian Ocean for our prosperity and security further underscore the strength of this enduring partnership. मालदीव के साथ भारत का मजबूत रक्षा सहयोग दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की बातचीत का एक और केंद्र बिंदु रहा। इस दौरान भारत द्वारा प्रस्तावित क्षमता निर्माण के अवसरों का भी जिक्र किया गया, जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम, संयुक्त अभ्यास, कार्यशालाएं और रक्षा उपकरणों की आपूर्ति शामिल है। अतुल अनेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, अगर हम भारत और मालदीव के संबंधों की बात करें तो किस तरह से ये प्रगति हो रही है? जो मालदीव के रक्षा मंत्री का भारत दौरा है, काफ़ी दोनों देशों के बीच में नज़दीकी देखी गई है, काफ़ी समझौते हुए हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? चंद्रशेखर जी, ये दर्शाता है कि हमारा जो रिलेशनशिप है मालदीव्स के साथ, एक तो 360 डिग्री रिलेशनशिप है। हर पहलू में हम उनका सहयोग करते हैं। मालदीव्स का रक्षा का मामला खासकर ज़्यादा सेंसिटिव है, उसमें हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है एक सबसे मजबूत पार्टनर के रूप में आ रहा है। दूसरी बात हमें देखनी है कि मालदीव्स में जब इलेक्शंस हुए थे वो भारत विरोधी एक तरह से एजेंडे के ऊपर हुए थे जी। लेकिन उसका बदलाव पूरी तरह से हो चुका है। उसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सरकार आए, किसी भी आइडियोलॉजी की सरकार आए मालदीव्स में, उसका जो रिलेशनशिप भारत के साथ है एक सामरिक और स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बना रहेगा कोई भी परिस्थिति।
तो ये हम सामने देख रहे हैं इसके। और जो बात हो रही है कि हम और आगे बढ़ रहे हैं हमारे जो रिलेशनशिप है मालदीव्स के साथ, जिस तरह से मिलिट्री इक्विपमेंट इंडिया सप्लाई करेगा, ट्रेनिंग उनकी वहां पर होगा, एक जॉइंट एक्सरसाइजेज होंगे। फिर अब बात होती है कि ज्योग्राफिक लोकेशन अगर देखें मालदीव्स के, तो इंडियन ओशन के ऊपर बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन है। सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं, वो वहीं से पास कर रही हैं, मालदीव्स के पास है। तो वहां पर भारत का एक तरह से मजबूत रिश्ता रखना एक ओवरऑल जो सिक्योरिटी है इंडियन ओशन की, उसके लिए भी एक इजाफा करता है। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि एक टाइम पे लगा था जैसे कि चीन और मालदीव्स के बीच में रिलेशनशिप बहुत ही आगे बढ़ रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि वैसी कोई बात है, क्योंकि इंडिया फर्स्ट की बात की जा रही है मालदीव्स की तरफ से कि हमारा नंबर 1 पार्टनर इंडिया रहेगा। चीन के साथ रिश्ते रहेंगे मालदीव्स के, लेकिन एक तरह से कि डोमिनेंस चाइना की रहेगी मालदीव्स के ऊपर और भारत के लिए उसके साथ खतरा है, वो मुझे लगता है वो परिस्थिति नहीं है। ये बदलाव आ चुका है और सिर्फ इधर मालदीव्स में नहीं, हम देखते हैं हमने श्रीलंका में भी ये देखा है। तो एक तरह से भारत की जो पेरिफेरी है उसमें भारत की छवि और सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल अपर मोस्ट है, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये हम टर्न अराउंड कर सके ये दोनों देशों में, एक श्रीलंका में और उसके बाद अब मालदीव्स में। अतुल जी, जो रक्षा मामलों को लेकर के जिस तरह से दोनों देशों की नज़दीकी बढ़ी है, आज भी हमने देखी जब दोनों देशों के रक्षा मंत्री मुलाकात कर रहे थे, तो इस इलाके को अगर हम देखें जिस तरह से इस इलाके में कई जगहों पर चीन अपना प्रभुत्व दिखाने की कोशिश करता है, तो चीन के लिए कितना बड़ा झटका है ये रक्षा मामलों में दोनों देशों का आगे बढ़ना? देखिए, रक्षा के मामलों में चीन के लिए झटका है, क्योंकि प्राथमिकता ये जो एक तरह से मालदीव्स ने दिखा दिया है कि डिपेंडेंस सबसे ज़्यादा जो होगी वो इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर। तो एक तरह से चीन उसमें एक सैनिक रूप में या एक तरह सामरिक रूप से उतना प्रबल नहीं रहेगा मालदीव्स के अंदर। तो एक तरह से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। दूसरी बात, अगर हम दोनों को देखें, श्रीलंका और इनको कंबाइन करके, तो दोनों ही देशों में चीन का एक तरह से जो थ्रेट था वो मुझे लगता है वो थ्रेट नहीं रहा। चीन कोऑपरेट करेगा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, वो रहेगा ही रहेगा, कोई भी जीरो सम नहीं होती किसी भी देश की। लेकिन एक तरह से जो प्रभाव ज़्यादा डोमिनेंस की बात करें, डोमिनेंट रिलेशनशिप की बात करें, वो भारत के साथ ज़्यादा है। ये सामने हमें दिख रहा है। और ये इंडियन ओशन के ऊपर इसका अगर दोनों को मिलाएं तो इंडियन ओशन में हमारी सिक्योरिटी और जो हमारी ट्रेड है उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। अतुल जी, जिस तरह से जैसा कि आपने भी बताया कि चुनाव के दौरान वहाँ पर भारत विरोधी भावनाएं भड़काने की कोशिश हुई थी, और इस इलाके में जब जब भारत विरोधी भावनाएं भड़काने की कोशिश होती है तो वहाँ पर तीसरी ताकत ज़रूर कहीं ना कहीं उसके पीछे होती है। अब आज की तारीख में जिस तरह से ये संबंध आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आपसी समझौते हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप कि जो भारत विरोधी वहाँ पर भावना थी, वहाँ के नेतृत्व को क्या आप समझ में आ रहा है कि भारत ही उनका सबसे अच्छा मित्र है इस इलाके में? बिल्कुल। आप डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, जब श्रीलंका में प्रॉब्लम आई, हमने जो है बिलियंस ऑफ डॉलर श्रीलंका को दिए। तो ये मालदीव्स के लोग भी देख रहे थे कि भारत का रवैया क्या होता है जब आपदा आती है। दूसरी बात जो है वो चंद्रशेखर जी, अब टूरिज्म देखिए, 70% जो उनकी रेवेन्यू आ रही है मालदीव्स की, वो टूरिज्म से आ रही है, और भारतीय टूरिस्ट ने जाना बंद कर दिया था। पहले कोविड का झटका आया, उसके बाद भारतीय पर्यटक जा नहीं रहे थे मालदीव्स के अंदर। तो एक तरह से ये उनको समझ में आ गया, मालदीव्स की कोई भी लीडरशिप ऑफ मालदीव्स के एलीट को समझ में आ गया कि भारत को नाराज करके उनके लिए आर्थिक नुकसान है। तीसरी बात जो है वो है कि पीपल टू पीपल जो कनेक्शन है ना चंद्रशेखर जी, वो एक बहुत ही हिस्टोरिक कनेक्शन है। मालदीव्स जो है कंफर्टेबल फील करते हैं भारतीयों के साथ जी। चाइना का वैसा कनेक्शन नहीं है, पीपल टू पीपल कनेक्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर भारत इन देशों को अपनी उपलब्धियां दे, एक तरह से और निवेश करे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी तीसरा देश यहाँ पर जो है हस्तक्षेप कर पाएगा। ये भारत के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि जो उनकी ज़रूरतें हैं, आर्थिक ज़रूरतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, भारत की कंपनियां भी जाएं और पूंजी निवेश करें, ताकि एक स्कोप ही ना बने कि एक तीसरी शक्ति को इस रीजन में आने के लिए। इसमें कहीं ना कहीं अतुल जी ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में जिस तरह का विकास हो रहा है, खासकर रक्षा क्षेत्र में हम बात करें तो भारत के अंदर ही अब कई तरह के हथियार बनाए जा रहे हैं। भारत उन हथियारों को दूसरे देशों को बेचने के लिए भी तैयार है। ऐसे में अब मालदीव जैसे देशों को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि उनको अत्याधुनिक तकनीक अब पड़ोस में ही मिल सकती है।
बिल्कुल बिल्कुल। और भारत का जो इमेज चंद्रशेखर जी वो बिल्कुल ही बदल गया है। एक हम राइजिंग पावर की तरह निकलते हैं। जब कोविड आया भारत में ग्रोथ रेट नहीं उतना गिरा, और हमारा अभी भी 7% के करीब ग्रोथ रेट है, दुनिया का उसका कहीं कम है। तो एक तरह से हम एक राइजिंग पावर है, ये दुनिया को नजर आ रहा है, खास करके पड़ोसी देशों को नजर आ रहा है। मेरे को लगता है कि वो इमेज का बहुत प्रभाव इसके ऊपर पड़ा है कि जो परसेप्शन भारत की है वो बदल रही है, बल्कि बदल गई है। ठीक है, तो ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, अपना विश्लेषण उनके सामने रखा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार। कैलिफोर्निया में आए भयंकर तूफान के बीच लॉस एंजल्स के पहाड़ी क्षेत्र के जंगलों में भयंकर आग लगी हुई है। लॉस एंजल्स के महंगे तटीय इलाके में जंगल की आग फैलने के कारण 30,000 से अधिक लोगों ने अपने घर खाली कर दिए, जिनमें हॉलीवुड की मशहूर हस्तियां भी शामिल हैं। इस आग से कई इमारतें नष्ट हो गई हैं और लगभग 3,000 एकड़ इलाका जल गया। यहाँ आपातकाल घोषित किया गया है और अग्निशमन दल आग बुझाने में लगे हुए हैं। तुर्की ने सीरिया में बशर अल असद के शासन के अंत के बाद सत्ता परिवर्तन में अंकारा की शर्तों को स्वीकार नहीं करने पर कुर्द बलों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने की धमकी दी। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने मंगलवार देर रात CNN तुर्क टेलीविजन को बताया कि अगर पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स अंकारा की मांगों को पूरा करने में विफल रहती है तो हम वही करेंगे जो जरूरी होगा। दरअसल तुर्की सीरिया में खुद को एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने की कोशिश कर रहा है। थाईलैंड पुलिस ने मंगलवार को बैंकॉक शहर में एक हमले में कंबोडियाई विपक्षी राजनेता की गोली मारकर हत्या करने के संदिग्ध बंदूकधारी के देश से भागने की पुष्टि की। कंबोडिया के विपक्षी नेता लिम किम्या की हत्या तब हुई है जब कंबोडिया के पूर्व शासक हुन सेन ने मांग की थी कि देश के शासन का विरोध करने वाले व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि कंबोडिया का नेतृत्व अब हुन सेन के बेटे हुन मानेट कर रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के कार्यालय ने बुधवार को कहा कि 3 सप्ताह से ईरानी जेल में बंद इतालवी पत्रकार सेसिलिया साला को रिहा कर दिया गया है। वह घर लौट रही हैं। 29 वर्षीय साला नियमित पत्रकारिता वीजा के तहत काम कर रही थी जब उन्हें 19 दिसंबर को तेहरान में इस्लामिक गणराज्य के कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। लेबनान की संसद गुरुवार को राष्ट्रपति का चुनाव करने का प्रयास करेगी। अधिकारियों को हिजबुल्लाह पर इजरायल के हमले और सीरिया में समूह के सहयोगी बशर अल असद के तख्तापलट से हिल गए राजनीतिक परिदृश्य में सफलता की बेहतर संभावनाएं दिख रही हैं। सांप्रदायिक सत्ता साझाकरण प्रणाली में एक मेरोनाइट ईसाई के लिए आरक्षित यह पद अक्टूबर 2022 में मिशेल एउन का कार्यालय समाप्त होने के बाद से खाली है। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन के कार्यालय ने बुधवार को कहा कि ऑस्ट्रियाई विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग शुक्रवार को कार्ल नेहमर से कार्यवाहक चांसलर का पद संभालेंगे। दरअसल कार्ल नेहमर ने पिछले सप्ताह गठबंधन वार्ता विफल होने पर पद छोड़ दिया था। बीते साल सितंबर में ऑस्ट्रिया के संसदीय चुनाव में फ्रीडम पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन शुरुआत में अन्य पार्टियों ने इससे गठबंधन करने से मना कर दिया था। नेहमर के इस्तीफे के बाद उनकी पार्टी ने अब फ्रीडम पार्टी के साथ गठबंधन पर विचार करने का निर्णय लिया है।